स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू लर्नर्स पार्क बायोलॉजी। माय नेम इज नंदिनी और ये वीडियो टिश्यू चैप्टर का सेकंड पार्ट है जहां पे हम एनिमल टिश्यू कवर करेंगे। प्लांट टिश्यू हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इफ यू वांट यू कैन सी द वीडियो ऑन आवर चैनल एंड अभी हम पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू। सो स्टूडेंट्स, टिश्यूज किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में उसके हैबिट के अकॉर्डिंग होती है। जैसे हमने प्लांट टिश्यू में क्या पढ़ा था, प्लांट्स मूव नहीं कर सकते, दे डोंट शो मोबिलिटी, राइट। तो उनकी बॉडी में जितने भी टिश्यूज थे वो उसी हैबिट के अकॉर्डिंग थे, बी इट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या परमानेंट टिश्यू। ऑल द टिश्यूज वर अकॉर्डिंग टू द स्टेशनरी हैबिट ऑफ प्लांट, राइट। तो अगर एनिमल्स की बात करें, एनिमल्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, राइट। वी कैन मूव आवर हैंड्स, वी कैन ऑल्सो मूव आवर लेग्स, राइट। एनिमल्स में यहाँ पे मैं ह्यूमंस की बात कर रही हूँ। सो वी शो मोबिलिटी। तो हमारी बॉडी में जो टिश्यूज होंगे तो वो भी उस मोबिलिटी वाली हैबिट के अकॉर्डिंग ही होंगे, राइट। तो लेट मी गिव यू वन एग्जांपल, लाइक ब्रीदिंग। जब हम सांस लेते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, वी आर इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग, ठीक है। इनहेल कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, क्या हो रहा है, हमारे लंग्स का मूवमेंट हो रहा है। ड्यूरिंग दिस इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन हमारे लंग्स मूव करते हैं, उसमें एयर फिल होता है तो वो थोड़ा सा एक्सपैंड होता है, एयर लंग से बाहर आता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, राइट। सो ये एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन क्या कर रहा है, दिस इज कॉजिंग मूवमेंट इन आवर बॉडी। कैसे, जैसे ही लंग्स एक्सपैंड होंगे हमारे मसल सेल्स, मसल टिश्यू मूव करेंगे अपवर्ड्स, राइट। और फिर जब हम एक्सहेल करेंगे सारे के सारे एयर बाहर आ जाएगी, लंग्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो हमारे मसल टिश्यू कहाँ मूव करेंगे, डाउनवर्ड्स मूव करेंगे। सो यहाँ पे वी कैन सी दैट आवर चेस्ट इज मूविंग अपवर्ड एंड डाउनवर्ड्स। और ये कौन कर रहा है, मसल टिश्यू कर रहा है, राइट। तो यहाँ हमें एक एग्जाम्पल मिल गया टिश्यू का जो कि एनिमल की बॉडी में होता है, विच इज मसल सेल्स। व्हाइल वी ब्रीथ वी कैन फील द मूवमेंट ऑफ आवर चेस्ट मूविंग अप एंड डाउन, okay, this is because of the movement of our lungs. The movement of our chest is supported by muscle cells. तो ये जो movement हो रही है chest की upward and downward, this is supported by muscle cell and muscle tissue. Okay, so these cells contract and relax rhythmically to carry out the movement. So muscle tissue contract और relax करते हैं rhythmically in a sequence manner, जिससे कि movement होता है हमारी बॉडी में। अब breathing में क्या होता है, ऑक्सीजन is going inside our body, ठीक है। ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जा रहा है, उसके बाद वो ऑक्सीजन हमारे ब्लड में मिक्स होता है एंड ब्लड इज रिस्पॉन्सिबल टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन अक्रॉस आवर बॉडी। हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है, ब्लड कर रहा है, राइट। सो ब्लड इज वन मोर एग्जाम्पल ऑफ टिश्यू दैट इज फाउंड इनसाइड आवर बॉडी, ठीक है। ब्लड भी एक टाइप का टिश्यू है जो हमारी बॉडी में मिल रहा है। सो द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन इन लंग्स विच इज देन ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ बॉडी वाया ब्लड। तो ब्लड और मसल दो एग्जाम्पल हमने देखे यहाँ पे टिश्यूज के जो कि एनिमल की बॉडी में मिलते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। Now on the basis of function of tissue, animal tissue is divided in 4 types, ठीक है। एनिमल टिश्यू के 4 टाइप्स हैं, किसके बेसिस पे, फंक्शन के बेसिस पे। सबसे पहला है एपिथेलियल टिश्यू, सेकेंड वन इज मस्कुलर टिश्यू, देन कनेक्टिव टिश्यू एंड देन नर्वस टिश्यू। तो ये 4 टाइप के टिश्यूज एनिमल की बॉडी में आपको मिलेंगे। एनिमल मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमंस ओवर हियर, ओके। एपिथेलियल टिश्यू इज फर्दर डिवाइडेड इन सब टाइप्स जो कि हैं स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर, सिलिएटेड एंड ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। ये 5 टाइप हैं एपिथेलियल टिश्यू के। मस्कुलर टिश्यू के आगे टाइप्स हैं विच इज स्ट्राइटेड, नॉन स्ट्राइटेड एंड कार्डियक टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के भी आगे पार्ट्स हैं विच इज एरियोलर, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, स्केलेटल टिश्यू एंड फ्लूइड टिश्यू, ठीक है। नर्वस टिश्यू के कोई टाइप नहीं है। नर्वस टिश्यू में हम बस एक न्यूरॉन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एपिथेलियल टिश्यू। सो एपिथेलियल टिश्यू इज बेसिकली अ कवरिंग टिश्यू, ठीक है। एक कवरिंग टिश्यू है जो कि हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन्स, बॉडी कैविटी एंड सारे के सारे ग्लैंड्स को कवर करता है। बेसिकली सबसे पहली लेयर है जो कि सारे ऑर्गन्स को कवर कर रही है, ओके। इट कवर्स द सर्फेसेस ऑफ ऑर्गन, लाइन्स बॉडी कैविटी एंड फॉर्म्स ग्लैंड। मेनली एपिथेलियल टिश्यू किस काम में आता है, इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन, एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन एंड सेंसरी परसेप्शन, ठीक है। सो एपिथेलियल टिश्यू के ये 4 मेन फंक्शन हैं। फीचर्स देखें, अगर सेल्स की बात करें कि एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स कैसे हैं, तो दे आर क्लोजली पैक्ड। बीच सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस बहुत कम होता है, एकदम नेग्लिजिबल होता है। सो दे आर क्लोजली पैक्ड दैट फॉर्म्स अ कंटिन्यूस शीट और लेयर। इतने ज्यादा क्लोजली पैक्ड हैं कि एक कंटिन्यूस शीट की तरह लगते हैं, कंटिन्यूस लेयर की तरह लगते हैं। Epithelial tissue is anchored to a basement membrane which separates the epithelial tissue from underlying tissue and provide support. अब epithelial tissue के जो cells हैं वो एक दूसरे से connected है by a cementic substance present in between, ठीक है। सारे के सारे cells connect हो गए। अब ये सेल्स की लेयर एक बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होती है। लाइक ये डायग्राम आप देखो, यहाँ पे एक सबसे नीचे बेसमेंट लेयर प्रेजेंट है जिसके ऊपर एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स हैं, राइट। सो ऑल दीज सेल्स लाई ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन, और बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे है
different organs or other body tissues. Okay, epithelial tissue has high regenerative capacity and permeability. So epithelial tissue की अगर हम बात करें तो इनके सेल्स के पास रीजेनरेटिव कैपेसिटी होती है. अगर कोई वियर एंड टियर हो गया तो सेल्स रीजेनरेट कर लेते हैं, जल्दी डिवाइड कर लेते हैं. एंड ऑल्सो दे हैव परमिएबिलिटी. परमिएबिलिटी मतलब दे अलाउ द मूवमेंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस. ओके, सो दीज आर सम ऑफ द फंक्शंस ऑफ एपिथेलियल टिश्यू. टाइप्स की बात करें, सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू. सो द सेल्स ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू आर फ्लैट इन स्ट्रक्चर. एकदम फ्लैट सेल्स होते हैं विद नो इंटरसेलुलर स्पेसेस, क्लोजली पैक्ड हैं, कोई इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट नहीं है इनके बीच में, राइट. द लोकेशन ऑफ न्यूक्लियस इज सेंटर. सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट है. स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स दैट आर टाइटली पैक्ड टुगेदर प्रोवाइडिंग अ स्मूथ एंड थिन लेयर ऑफ टिश्यू. स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू में फ्लैट सेल्स हैं, एकदम स्मूथ अपीयरेंस है बिकॉज देयर इज नो इंटरसेलुलर स्पेसेस, थिन लेयर है एक सेल्स की. टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, दो टाइप्स यहाँ पे हम पढ़ेंगे, सिंपल स्क्वैमस टिश्यू एंड स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस टिश्यू. सिंपल स्क्वैमस मतलब सिर्फ एक लेयर प्रेजेंट होगी सेल्स की, एंड स्ट्रैटिफाइड का मतलब मोर देन 2 लेयर्स आर प्रेजेंट, मतलब एक से ज्यादा लेयर्स प्रेजेंट है उस टिश्यू में. एंड स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस टिश्यू आपको कहाँ पे मिलेगा? स्किन पे, आउटर लेयर पे. वाई? सो दैट अगर एक लेयर का वेयर एंड टियर हो गया एंड इफ द सेल्स आर टॉर्न आउट सो द न्यू सेल्स कैन रिप्लेस द अपर लेयर. फंक्शन क्या है? द थिन एंड द फ्लैट नेचर ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स अलाउस फॉर एफिशिएंट डिफ्यूजन. एज स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू में थिन लेयर प्रेजेंट है, इसकी वजह से डिफ्यूजन बहुत ही इजीली होता है, राइट. व्हाट इज डिफ्यूजन? मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन एरिया टू लो कॉन्सेंट्रेशन एरिया, राइट. एक सिंगल लेयर ऑफ सेल प्रेजेंट है तो डिफ्यूजन तो बहुत ईजी हो जाएगा, राइट. डिफ्यूजन किन चीजों का? गैसेज, न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट प्रोडक्ट का. The outermost layer consists of stratified squamous epithelium tissue. This layer provides protection against mechanical stress, pathogen and chemical substances. So here we are talking about stratified squamous tissue. So stratified squamous tissue का मेन काम क्या होता है? प्रोटेक्शन का होता है. प्रोटेक्शन कहाँ प्रोवाइड करें? मैकेनिकल स्ट्रेस के अगेंस्ट हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें कि सपोज अगर हमें कोई चोट लग जाए, कोई सेल्स का वियर एंड टियर हो जाए, सेल्स टर्न आउट हो जाए, तो वहां पे नए सेल्स कैन रिप्लेस द older ones. It also helps in the process of filtration and secretion. This is also one function of squamous epithelial tissue. Location, कहाँ मिल सकते हैं हमें squamous epithelial tissue? Skin epidermis में मिल सकते हैं, alveoli में मिल सकते हैं. alveoli कहाँ प्रेजेंट है? लंग्स में. alveoli is the site of exchange of gases, right? तो alveoli में मिल जाएगा आपको, esophagus में मिल जाएगा, urinary bladder में. तो ये कुछ लोकेशन है squamous epithelial tissue के. Next is columnar epithelial tissue. अब कॉल्यूमिनर एपिथेलियल टिश्यू के जो सेल्स होते हैं ना, दे आर इलोंगेटेड और इनके न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट होते हैं? बेस पे प्रेजेंट होते हैं. इट हैज इलोंगेटेड सेल्स दैट आर टॉलर देन दे आर वाइड. व्हाट डज दिस मीन? कि ये लंबे होते हैं सेल्स. ओके, These cells have their nuclei located near the base of the cell. एकदम बेस पे प्रेजेंट होंगे सारे के सारे न्यूक्लियस. Columnar epithelial tissue can consist of a single layer of cells or single layer of cells that appear stratified but are actually arranged at different heights. क्या मतलब हुआ इसका? Columnar epithelial tissue में एक ही लेयर प्रेजेंट है सेल्स की, but sometimes cells different height पे प्रेजेंट होते हैं and because of that वो stratified लगता है. Stratified मतलब ऐसा अपीयर होता है कि सेल्स लेयर्स में प्रेजेंट है, बट एक्चुअली वो लेयर्स में नहीं होते हैं, वो डिफरेंट पोजीशन पे प्रेजेंट होता है, डिफरेंट हाइट पे प्रेजेंट होते हैं. सो दैट्स व्हाई दे अपीयर स्ट्रैटिफाइड. टाइप क्या क्या है? सिंपल कॉल्यूमिनर एपिथेलियल which can be ciliated and non-ciliated and pseudo-stratified columnar epithelium. Pseudo-stratified मतलब pseudo का मतलब होता है false, right? तो pseudo-stratified मतलब कि they are actually not stratified but वो दिखते हैं stratified because the cells are present at different heights. फंक्शन क्या क्या है कॉल्यूमिनर एपिथेलियल टिश्यू का? सबसे पहले व्हाट इज सीलिया? सीलिया इज हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो कि किसी भी सब्सटेंस को मूव करने में हेल्प करता है, राइट? सो अगर सीलिया प्रेजेंट है कॉल्यूमिनर एपिथेलियल टिश्यू में तो इट विल हेल्प इन मूविंग द सब्सटेंसेस अक्रॉस, राइट? सो सिलिएटेड टिश्यू, if it has cilia on the surface, so it helps in moving the mucus and trapped particle out of the airways in respiratory tract. तो ciliated epithelium tissue आपको कहाँ पे मिलेगा? respiratory tract में मिलेगा, जहाँ पे cilia है तो it will help in moving the mucus across, right? और अगर non ciliated है, सीलिया प्रेजेंट नहीं है, तो इट विल हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन. कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? स्टमक में प्रेजेंट है, इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है, गॉल ब्लैडर में प्रेजेंट है. फंक्शन क्या है इसका? सिक्रीशन एंड अलॉन्ग विद दैट प्रोटेक्शन, बिकॉज एपिथेलियल टिश्यू है तो प्रोटेक्शन तो प्रोवाइड करेगा ही.
लोकेशन मैंने यहाँ पे भी मेंशन करी है, दिस विल हेल्प यू इन राइटिंग नोट्स। नेक्स्ट इज क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू के जो सेल्स हैं दे आर क्यूब, वो क्यूब शेप के होते हैं, दैट्स व्हाई इट इज क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। तो सेल्स क्यूबॉइडल होते हैं, दे हैव सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द सेंटर। द सेल्स आर टिपिकली अरेंज्ड इन सिंगल लेयर एंड आर टाइटली पैक्ड। एपिथेलियल टिश्यू हमने पहले ही पढ़ा था कि देयर इज नो इंटरसेलुलर स्पेसेस, तो टाइटली पैक्ड। ओके, फंक्शन क्या है क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू का? दे कैन प्रोड्यूस एंड रिलीज वेरियस सब्सटेंसेस, सो सिक्रीटरी फंक्शन है, दे आर सिक्रेटिंग सम काइंड ऑफ बायोकेमिकल इन आवर बॉडी, राइट। क्यूबॉइडल एपिथेलियम इज इन्वॉल्व्ड इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम सराउंडिंग एनवायरनमेंट। अब सिक्रीटरी फंक्शन के साथ साथ इसका एब्जॉर्प्शन का भी फंक्शन है। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द फंक्शंस ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। यहाँ पे एक मॉडिफिकेशन भी है क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू का, विच इज ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम। सो सम सेल्स ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू दे मॉडिफाई देम टू फॉर्म ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम, ठीक है, वो खुद को फोल्ड करके एक ग्लैंड जैसा स्ट्रक्चर बना देते हैं। एंड ग्लैंड यू नो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रेटिंग सम काइंड ऑफ बायोकेमिकल इन योर बॉडी, एंजाइम्स हो, हार्मोन हो, सो दीज आर बायोकेमिकल्स। तो इनको कौन सिक्रीट करता है? ग्लैंड सिक्रीट करता है। सो क्यूबॉइडल एपिथेलियम का एक मॉडिफिकेशन है ग्लैंडुलर एपिथेलियम। लोकेशन क्या है इसकी? ट्यूब्यूल्स इन किडनी, किडनी के ट्यूब्स में मिलेगा, ग्लैंड्स में मिलेगा, पैनक्रियाटिक डक्ट्स में मिलेगा, डक्ट्स मींस ट्यूब, ठीक है, तो पैनक्रियास के ट्यूब्स में भी मिल सकता है। Next type of tissue that we are going to study is connective tissue. As the name suggests, connective मतलब this is connecting different body organs and different organ systems. तो connective tissue का एक function तो हमें इसके name से पता चल गया कि this will connect different organs and organ systems. Connective tissue is a type of tissue found in a human body that provides support, protection and connects different structures together. सो कनेक्टिव टिश्यू का ना बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इज द ग्राउंड सब्सटेंस। अब मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स एक एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल है, एक नॉन लिविंग मटेरियल है, जहां पे कनेक्टिव टिश्यू के सारे लिविंग सेल्स सस्पेंडेड हैं, लाई कर रहे हैं वहां पे। ओके, सो व्हाट इज मैट्रिक्स? इट इज अ ग्राउंड सब्सटेंस विच इज अकोमोडेटिंग और विच सराउंड्स ऑल द लिविंग सेल्स। ओके, एंड ये मैट्रिक्स आ कहां से रहा है? इस मैट्रिक्स को कनेक्टिव टिश्यू के लिविंग सेल्स से सिक्रीट करते हैं। फाइन, मैट्रिक्स डिफरेंट टाइप के हो सकता है, इट कैन बी जेली लाइक, इट कैन बी solid or it can be liquid. Okay, so the cells in connective tissue include fibroblasts, macrophages, adipocytes and various types of immune cells. तो मैट्रिक्स में कौन कौन से टाइप के सेल्स आपको मिलेंगे? फाइब्रोब्लास्ट मिल सकते हैं, मैक्रोफेजेस मिल सकते हैं, एडिपोसाइट्स एंड अलग अलग सेल्स मिलेंगे जो हम आगे पढ़ेंगे। So talking about the types of connective tissue, we have loose connective tissue, dense connective tissue, cartilage, bone and blood. So one by one we will be studying all these types. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू ऑफ आवर बॉडी, दैट इज ब्लड। ब्लड क्या है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। अगर हम ब्लड के मैट्रिक्स की बात करें तो वो फ्लूइड है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अब ब्लड में मैट्रिक्स के साथ साथ और क्या है? ब्लड में है रेड ब्लड सेल, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट। सो दीज आर सम ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। इसके साथ ब्लड का फंक्शन क्या होता है? ब्लड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग ईच एंड एवरीथिंग इनसाइड योर बॉडी, चाहे वो ऑक्सीजन हो, न्यूट्रिएंट हो, वेस्ट प्रोडक्ट हो, हार्मोन्स हो, एवरीथिंग इनसाइड योर बॉडी इज ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड ओनली। ओके, सो टॉकिंग अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, दो कंपोनेंट है ब्लड के, ब्लड कॉर्पसल्स एंड प्लाज्मा। ब्लड कॉर्पसल्स मतलब ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा। So plasma is the fluid part of blood which makes 55% of total blood. ठीक है, प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा ब्लड का फ्लूइड पार्ट है जो कि टोटल 55% टोटल ब्लड के वॉल्यूम का अक्वायर कर रहा है। So it is yellowish fluid composed of water, proteins, electrolyte, hormones, gases and waste product. Composition की बात करें प्लाज्मा की, so इसमें सबसे ज्यादा क्या है? वाटर है। प्लाज्मा में 90% वाटर है एंड उसके बाद 10% जो बच गया इट इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन, इलेक्ट्रोलाइट्स, हार्मोन्स, गैसेस एंड अदर प्रोडक्ट्स। ठीक है, सेलुलर कंपोनेंट की अगर बात करें तो 3 सेलुलर कंपोनेंट हम यहाँ पे पढ़ेंगे। रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी विच इज ऑल्सो नोन एज एरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी ऑल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट्स, प्लेटलेट्स ऑल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट्स। सो दीज आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स जो ब्लड में देखने को मिलते हैं। रेड ब्लड सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेड कलर ऑफ ब्लड बिकॉज इनमें क्या होता है? इनमें होता है हीमोग्लोबिन। ठीक है, एंड दिस हीमोग्लोबिन इज द रेड पिगमेंट जिसकी वजह से आपका ब्लड रेड दिखता है। दिस इज ऑल्सो नोन एज रेस्पिरेटरी पिगमेंट। हीमोग्लोबिन को रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी बोलते हैं। क्यों बोल रहे रेस्पिरेटरी पिगमेंट? बिकॉज दिस इज हेल्पिंग इन ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन इन योर बॉडी। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, इसलिए हम इसको रेस्पिरेटरी पिगमेंट बोलते हैं। दैट्स इट, नथिंग मच टू कवर। और हमें यहाँ पे कुछ नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू इज बोन।
Now bones provide the framework of our body. It forms the skeletal system of your body. हमारी body का एक structural support हमें provide कर रहा है bone. So it provides structural support, protects vital organs. There are so many organs present inside our body and उन सबको कौन protect कर रहा है? Bone protect करता है. This skeletal system protects all the organs present inside your body. ठीक है. It allows for the movement, serves as reservoir for minerals such as calcium and phosphorus. बोन के अंदर दो बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल्स प्रेजेंट है विच इज कैल्शियम एंड फॉस्फोरस. Now talking about the cellular structure, bone tissue consists of both living cells and extracellular matrix. Matrix non-living होता है, so matrix के साथ साथ living cells भी present है, right? Living cells यहाँ पे bone के cells को हम क्या बोलते हैं? We call it osteocytes. The extracellular matrix is composed of collagen fibers and inorganic materials, जिसकी वजह से bone hard होता है. These collagen fibers are responsible for making the bone hard. Okay? Osteocytes are mature bone cells that are embedded within the bone matrix. तो जो living cells की हम बात कर रहे थे, these are osteocytes and they are embedded in bone matrix. यहाँ पे जो matrix है bone का, that is solid. ठीक है, हमने ब्लड में पढ़ा था कि ब्लड का मैट्रिक्स क्या होता है? फ्लूइड होता है, राइट? बट बोन का मैट्रिक्स सॉलिड होता है, दैट गिव्स एक्स्ट्रा हार्डनेस. नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू इज कार्टिलेज. अब अगर कार्टिलेज की बात करें तो दिस कनेक्टिव टिश्यू इज ऑल्सो हार्ड, बट इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, राइट? बिकॉज ऑफ इलास्टिक फाइबर्स प्रेजेंट, तो दिस इज फ्लेक्सिबल. एंड फंक्शन क्या है इसका? टू प्रोवाइड सपोर्ट एंड कुशनिंग टू वेरियस स्ट्रक्चर्स इन आवर बॉडी. कार्टिलेज का काम क्या है? सपोर्ट प्रोवाइड करना और डिफरेंट ऑर्गन्स को कुशन और एक कुशनी लेयर प्रोवाइड करना टू डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर्स. कहाँ मिलेगा? दीज आर फाउंड इन जॉइंट्स, ईयर, नोज, रेस्पिरेटरी पैसेज. कार्टिलेज इज कंपोज्ड ऑफ सेल्स कॉल्ड कॉन्ड्रोसाइट्स एंड मैट्रिक्स. अब कार्टिलेज की अगर हम सेलुलर स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके लिविंग सेल को हम क्या बोलते हैं? कॉन्ड्रोसाइट्स. एंड उसके साथ क्या होगा? एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स. और कार्टिलेज का मैट्रिक्स जो होता है वो जेल लाइक होता है, ठीक है? So the matrix is gel-like substance composed of collagen fiber. तो कार्टिलेज भी हार्ड होते हैं, थोड़े से हार्ड होते हैं, नॉट बोन की तरह हार्ड नहीं है, बट दे ऑल्सो हैव सम हार्डनेस एंड दैट इज बिकॉज ऑफ कोलाजन फाइबर्स. ओके, हाइलिन कार्टिलेज इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कार्टिलेज. सबसे कॉमन कार्टिलेज कौन सा है? हाइलिन कार्टिलेज है. इट इज फाउंड इन एरिया सच एज नोज, ट्रैकिया, आर्टिकुलर सर्फेसेस ऑफ बोन्स इन जॉइंट्स. मतलब हमारी बॉडी में जो कार्टिलेज है दैट इज हाइलिन कार्टिलेज. अब प्रोटेक्शन के साथ साथ कार्टिलेज का एक और फंक्शन है विच इज टू रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन द बोन्स, राइट? लाइक ये स्ट्रक्चर यहाँ पे देखो, दिस इज आर, ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, राइट? दिस इज, दीज आर बोन्स, ये बोन्स हैं. अब यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड के बीच में मूवमेंट होगा तो बोन्स के बीच में फ्रिक्शन हो सकती है, राइट? सो टू रिड्यूस फ्रिक्शन यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? दिस इज कार्टिलेज. दिस इज कार्टिलेज. ये क्या कर रहा है? फ्रिक्शन को रिड्यूस कर रहा है. ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज लिगामेंट. लिगामेंट्स का काम होता है डिफरेंट बोन्स को कनेक्ट करना. It plays a crucial role in connecting bones and stabilizing joints, right? So they are strong flexible bands or cords made up of dense fibrous connective tissue. So they are a type of dense connective tissue. Ligaments dense connective tissue के type हैं. सो इस डायग्राम में भी आप देख सकते हो कि लिगामेंट्स डिफरेंट बोन्स को कनेक्ट कर रहा है. दिस इज लिगामेंट, दिस वन इज लिगामेंट एंड ये दोनों बोन्स को कनेक्ट कर रहा है. लिगामेंट प्रोवाइड सपोर्ट, लिमिट एक्सेसिव मूवमेंट एंड हेल्प मेंटेन द स्टेबिलिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ जॉइंट्स. सो बेसिकली लिगामेंट्स का काम क्या होता है? बोन्स को कनेक्ट करना, मूवमेंट में हेल्प करना, ठीक है? ज्यादा मूवमेंट ना हो, जितना मूवमेंट रिक्वायर्ड है उतना ही मूवमेंट हो. सो लिगामेंट्स का मेन काम क्या है? बोन टू बोन कनेक्शन. लिगामेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ कोलाजन फाइबर्स एंड इसके साथ साथ इसमें इलास्टिक फाइबर्स भी होते हैं. कोलाजन फाइबर जहाँ पे होंगे दे विल प्रोवाइड हार्डनेस एंड इलास्टिक फाइबर्स क्या करते हैं? थोड़ी सी इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं, राइट? सो लिगामेंट्स में दोनों है, कोलाजन फाइबर भी है विच इज प्रोवाइडिंग स्ट्रेंथ, ठीक है, एंड इलास्टिक फाइबर इज प्रोवाइडिंग फ्लेक्सिबिलिटी. नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू इज टेंडन. अब टेंडन क्या है? टेंडन इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू दैट इज कनेक्टिंग मसल टू बोन. लिगामेंट क्या कर रहा था? बोन टू बोन कनेक्शन कर रहा था. टेंडन का काम है मसल और बोन को कनेक्ट करना. They play a critical role in transmitting the force generated by muscle to the bones. टेंडन का काम क्या है? मसल को बोन से कनेक्ट करना एंड मूवमेंट में हेल्प करना, मूवमेंट में सपोर्ट करना. ओके, टेंडन्स आर स्ट्रॉन्ग, फ्लेक्सिबल एंड हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ. व्हाट डज दिस मीन? टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा है, राइट? सो टेंडन्स आर स्ट्रॉन्ग, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, फ्लेक्सिबल है एंड इनमें बेंडिंग स्ट्रेंथ ज्यादा होती है. ओके, टेंडन्स आर कंपोज्ड ऑफ प्राइमरली ऑफ डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू. टेंडन्स आर आल्सो टाइप ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है? They are made up of bundle of collagen fibers which provide strength and resistance to tension. Next type of tissue is areolar tissue.
नाउ एरियोलर टिश्यू इज ऑल्सो नोन एज लूज कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि इसमें फाइबर्स कम होते हैं, राइट। सो एरियोलर टिश्यू कंसिस्ट ऑफ अ जेल लाइक ग्राउंड सब्सटेंस, मतलब मैट्रिक्स कैसा है, जेली मैट्रिक्स है, ओके, विच कंटेन्स कोलाजन एंड इलास्टिक फाइबर्स। इट हैज लूज अरेंजमेंट ऑफ सेल्स फाइबर्स गिविंग इट अ डेलिकेट अपीयरेंस, मतलब यहाँ पे जितने भी सेल्स या फाइबर्स प्रेजेंट हैं उनके बीच में बहुत ज्यादा इंटरसेल्युलर स्पेसेस हैं, बहुत ही लूजली पैक्ड है, एंड बिकॉज ऑफ दैट एक डेलिकेट अपीयरेंस आता है एरियोलर टिश्यू का। द टिश्यू कंटेन्स वेरियस टाइप ऑफ सेल्स, कौन कौन से सेल्स हैं इसमें, फाइब्रोब्लास्ट हैं, मैक्रोफेजेस हैं, मास्ट सेल हैं, एंड अलॉन्ग विद दैट एडिपोसाइट्स, राइट। नाउ फंक्शन क्या है एरियोलर टिश्यू का, इट प्रोवाइड्स सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू ऑर्गन एंड टिश्यूज। एरियोलर टिश्यू डिफरेंट ऑर्गन, डिफरेंट टिश्यूज को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। दे एक्ट एज अ पैकिंग मटीरियल बिटवीन डिफरेंट स्ट्रक्चर, दो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के बीच में भी प्रेजेंट होते हैं। इट ऑल्सो हेल्प्स इन इम्यून रिस्पॉन्सेस, कैसे, बिकॉज दे हैव मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस क्या करते हैं, अगर कोई भी एंटीजन या पैथोजन आपकी बॉडी में आया है तो इट विल डाइजेस्ट दैट पैथोजन, ठीक है, उसको डिफेंड करेगा, जो कि हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। द टिश्यू कैन बी फाउंड इन सबक्यूटेनियस लेयर, मतलब स्किन के नीचे वाली लेयर को सबक्यूटेनियस लेयर बोलते हैं। ये कहाँ कहाँ हो सकते हैं, दे कैन बी फाउंड इन सबक्यूटेनियस लेयर, मतलब बीनीथ द स्किन, सराउंडिंग ब्लड वेसल, नर्व्स, organs and between muscle fibers. So these are the locations of areolar tissue. Next is adipose tissue. अब एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू किससे बना है, एडिपोसाइट से बना है, एंड ऑल्सो इट हैज अ मैट्रिक्स। कैसा मैट्रिक्स है, जेल लाइक मैट्रिक्स है, ओके। द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स इन एडिपोज टिश्यू इज मिनिमल, बहुत कम मैट्रिक्स है, बट द नेचर इज जेल लाइक, एंड एडिपोसाइट्स उसमें सस्पेंडेड हैं। द मेन फंक्शन ऑफ एडिपोज टिश्यू इज टू स्टोर एनर्जी, ठीक है। एडिपोज टिश्यू का मेन काम क्या है, एनर्जी को स्टोर करके रखना, और जब बॉडी को एनर्जी की जरूरत पड़ेगी द बॉडी कैन टेक इट फ्रॉम देयर। एडिपोज टिश्यू ऑल्सो प्रोवाइड इंसुलेशन। व्हाट डज दिस मीन, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। अलॉन्ग विद दैट इट हेल्प्स इन हार्मोन प्रोडक्शन एंड एक्ट एज अ मैकेनिकल बैरियर। अब एडिपोज टिश्यू हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, स्किन के नीचे प्रेजेंट है, ऑर्गन्स के अराउंड प्रेजेंट है। कौन कौन से ऑर्गन, जैसे किडनी, हार्ट, इंटेस्टाइन, इनके अराउंड एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट होता है। एंड दिस कैन ऑल्सो बी फाउंड विद इन बोन मैरो एंड बिटवीन मसल फाइबर, मसल फाइबर के बीच में भी एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट होता है। सो विद दिस वी आर डन विद कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट टाइप ऑफ टिश्यू है मस्कुलर टिश्यू। सो मसल टिश्यू हेल्प्स इन मूवमेंट इन आवर बॉडी, ठीक है। मसल टिश्यू का काम क्या है कि वो हमारी बॉडी में जो भी मूवमेंट हो रही है, लोकोमोशन हो रही है, उसको सपोर्ट करे। मस्कुलर टिश्यू इज मेड अप ऑफ इलोंगेटेड सेल्स कॉल्ड मसल फाइबर्स। तो अगर हम सेल्स की बात करें तो मसल टिश्यू इज मेड अप ऑफ मसल फाइबर्स। दीज आर इलोंगेटेड सेल्स स्पेशलाइज्ड फॉर कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन के लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं। मस्कुलर टिश्यू हैज यूनिक एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट विच जनरेट फोर्स एंड अलाउज फॉर मूवमेंट। अब इसी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हमारी बॉडी में मूवमेंट होता है। मैं ऐसे हैंड मूव कर रही हूँ, दिस इज बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, ओके। द मसल फाइबर्स आर कंपोज्ड ऑफ मायोफिब्रिल। तो मसल फाइबर के अंदर कुछ यूनिट्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं मायोफिब्रिल्स, एंड बेसिकली दे आर कॉन्ट्रैक्टिंग, एंड इसी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हमारी बॉडी में मूवमेंट होता है, ओके। So let's move on to the types of muscular tissue. सबसे पहले हम पढ़ेंगे skeletal muscles. Skeletal muscles are attached to bones via tendons and allows us to perform various action under voluntary control. स्केलेटल मसल टू बोन कनेक्शन किसके थ्रू होता है, टेंडन के थ्रू होता है, राइट। तो टेंडन्स क्या करते हैं, स्केलेटल मसल्स को हमारे बोन से कनेक्ट करते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट वॉलंटरी मूवमेंट्स हो सकते हैं हमारी बॉडी में। वॉलंटरी का मतलब क्या हुआ, द थिंग विच इज इन आवर कंट्रोल। मतलब अगर मुझे हाथ ऊपर करना है तो मैं हाथ ऊपर करूंगी, मुझे अगर अपना हेड मूव करना है तो मैं अपना हेड मूव करूंगी। दिस इज वॉलंटरी विच इज इन माई कंट्रोल, ओके। दिस अलाउज अस टू मूव आवर लिम्स, मेंटेन पोस्चर एंड परफॉर्म प्रिसाइज मूवमेंट्स। मसल फाइबर ऑफ स्केलेटल मसल्स आर न्यूक्लिएटेड, बहुत सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स। एज यू कैन सी कि यहाँ पे बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं। सी, इस कंडीशन को बोलते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। तो स्केलेटल मसल में मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है, राइट। Skeletal muscles have striated or striped appearance due to arrangement of protein fibers. Skeletal muscle में protein fibers होते हैं और उन्हीं protein fibers की वजह से यहाँ पे हमें एक striped appearance दिखता है, एक light और dark bands दिखते हैं. So if this is a muscle fiber, तो हमें कहीं पे light, तो हमें कहीं पे dark, कहीं पे लाइट, कहीं पे डार्क, फिर से डार्क, देन फिर लाइट एंड फिर से डार्क, ऐसे अपीयरेंस मिलेंगे. इसको बोलते हैं स्ट्राइप्ड अपीयरेंस एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द प्रोटीन प्रेजेंट इन मस्कुलर टिश्यू. ओके, नेक्स्ट इज स्मूथ मसल्स.
So smooth muscles are responsible for involuntary movement and plays a crucial role in functioning of internal organ. Involuntary movement मतलब the movement which is not in our control. Now there are some functions which are happening in our body, अब वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, राइट? जैसे आप ब्रीथ कर रहे हो, ब्रीदिंग इज नॉट इन योर कंट्रोल, मतलब आपकी बॉडी में कुछ ऐसे फंक्शंस हो रहे हैं जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, राइट? तो उनको बोलते हैं इनवॉलेंट्री मूवमेंट। और ये इनवॉलेंट्री मसल्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल सेल्स हैव स्पिंडल शेप्ड और एलोंगेटेड अपीयरेंस। स्पिंडल मतलब इस टाइप की शेप है, इसको बोलते हैं स्पिंडल शेप, जहाँ पे दोनों एंड जो हैं पॉइंटेड होते हैं, टेपर्ड एंड होते हैं, एंड द न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन सेंटर। सो दिस इज स्पिंडल शेप। ओके, तो स्मूथ मसल्स इस टाइप के होते हैं, एज यू कैन सी इट ओवर हियर ऑल्सो, दिस इज ऑल्सो स्पिंडल। ओके, स्मूथ मसल्स आर ऑर्गेनाइज इन शीट्स और लेयर्स, मतलब यहाँ पे एक ही लेयर नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे लेयर्स हो सकते हैं। दे आर फाउंड इन द वॉल्स ऑफ ऑर्गन, ब्लड वेसल्स एंड अदर स्ट्रक्चर्स। ब्लड वेसल्स में होते हैं, डिफरेंट ऑर्गन में होते हैं, एंड दे कैरी आउट द इनवॉलेंट्री मूवमेंट इनसाइड योर बॉडी। ओके, स्मूथ मसल्स लैक स्ट्राइप और स्ट्राइटेड अपीयरेंस, दे हैव स्मूथ और यूनिफॉर्म अपीयरेंस। अब यहाँ पे लाइट और डार्क बैंड्स नहीं होते हैं, दे डोंट हैव स्ट्राइएशन एट ऑल, सो दैट्स वाई दे लुक स्मूथ, एंड इसलिए हम उसको स्मूथ मसल्स बोलते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ मसल इज कार्डियक मसल। Cardiac muscle is a special type of muscular tissue found in the walls of heart. Cardiac मतलब cardiac word is related to heart. Heart के जो muscles होती हैं, these are cardiac muscles. Okay, it is responsible for the rhythmic and involuntary contraction that pump blood throughout the body. सो कार्डियक मसल एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, विच इज हेल्पिंग इन पंपिंग द ब्लड थ्रू आउट आवर बॉडी, राइट? सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कार्डियक मसल्स। इसमें भी आपको स्ट्राइएशन दिखेगी, स्ट्राइप स्ट्रक्चर दिखेगा, राइट? लाइट और डार्क बैंड, दिस इज लाइट बैंड, दिस इज डार्क बैंड, बट ये बहुत लाइट होती है एज कम्पेयर टू द स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल में ये स्ट्राइएशन काफी डार्क होती है, बट अगर हम कार्डियक मसल्स की बात करें तो ये थोड़ी लाइट होती हैं। ओके, each cardiac muscles contain a single nucleus typically located in the center of cell. Okay, so this is one cell and it has one nucleus in center. ओके, तो यहाँ पे मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन नहीं है, हर सेल में एक ही न्यूक्लियस है विच इज प्रेजेंट इन द सेंटर। कार्डियक मसल्स हैव एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स दैट सप्लाई ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट। अब कार्डियक मसल को कंटिन्यूसली काम करना है, कंटिन्यूसली ब्लड को पंप करना है, राइट? तो वहाँ पे ऑक्सीजन की भी रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, ऑक्सीजन मिलेगा तभी तो एनर्जी मिलेगी, राइट? सो इट हैज एक्सटेंसिव सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स सो दैट ये मसल्स कंटिन्यूसली अपना काम करते रहें। Similar to skeletal muscle, cardiac muscles have striated and striped appearance. Okay, तो यहाँ पे भी जैसे मैंने बताया कि striation है, but it is light as compared to the skeletal muscle. Last type of tissue that we are going to study over here is nervous tissue. Nervous tissue is specialized tissue found in the nervous system. नर्वस सिस्टम मतलब हमारा ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और सारी की सारी नर्व जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं। सो दैट इज मेड अप ऑफ नर्वस टिश्यू। इट प्लेज अ फंडामेंटल रोल इन ट्रांसमिटिंग एंड प्रोसेसिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स अलाउइंग फॉर कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन विद इन द बॉडी। अब नर्वस टिश्यू का काम क्या है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ट्रांसमिट करना हमारी पूरी बॉडी में। हमारी बॉडी में सारे के सारे इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के फॉर्म में ट्रांसमिट होती है, राइट? और इस ट्रांसमिशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? नर्वस टिश्यू। न्यूरॉन्स आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू। न्यूरॉन, अब अगर हम नर्वस टिश्यू के सेल की बात करें तो वो क्या है? न्यूरॉन। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। ये एक सेल है एंड दिस इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू। दे आर स्पेशलाइज्ड सेल केपेबल ऑफ रिसीविंग, ट्रांसमिटिंग एंड प्रोसेसिंग इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। तो ये सेल्स क्या करते हैं? रिसीव करते हैं इंफॉर्मेशन हमारे सराउंडिंग एनवायरनमेंट से, उसके बाद उसको ब्रेन तक सेंड करते हैं और उसके बाद ब्रेन प्रोसेसिंग करेगा। तो यही न्यूरॉन्स बाहर हमारे सराउंडिंग एनवायरनमेंट से इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, उसको ट्रांसमिट करते हैं, दे ऑल्सो प्रोसेस इट and do all the functions. Neuron consist of cell body, dendrite and axon. So this is the cell body. यहाँ पे this one, let me just change the color. Yeah. So this is the cell body of neuron. ये cell body है जहाँ पे nucleus present है, okay? And these are dendrite. Dendrites are responsible to receive information. Dendrite क्या करते हैं? Surrounding environment से information को receive करते हैं, okay? उसके बाद यहाँ सेल बॉडी है, डेंड्राइट क्या करेगा? इन्फॉर्मेशन को रिसीव करेगा, उसको सेल बॉडी में सेंड करेगा, ओके? एंड थ्रू सेल बॉडी इट विल मूव टू एक्सॉन। एक्सॉन इज अ ट्यूबुलर पार्ट जो कि सेल बॉडी और एक्सॉन टर्मिनल को कनेक्ट करता है, ओके? सो
दिस इज एक्सॉन। एक्सॉन से होते हुए इंफॉर्मेशन विच इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कहाँ ट्रैवल करेगा, एक्सॉन टर्मिनल पे ट्रैवल करेगा, एक्सॉन टर्मिनल से फिर दूसरे न्यूरॉन पे। तो ऐसे ही ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रैवल करता है, सबसे पहले एक न्यूरॉन पे आएगा, उसके बाद दूसरे न्यूरॉन पे जाएगा। सी दिस इज द ट्रांसमिशन, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे इंफॉर्मेशन कैसे ट्रांसमिट होती है ये यहाँ पे आपको दिख जाएगा। So that's it in this video. We have completed the tissue chapter. I hope this video will help you. And if you find this video helpful, please like and subscribe to LearnerSpark Biology. Thank you.